दोस्तों नमस्कार। 1 घंटे के लगभग का भाषण था। उस भाषण में 121 बार वंदे मातरम कहा गया। उस भाषण में 50 बार कंट्री यानी देश शब्द निकल कर आया। उस भाषण में 35 बार भारत शब्द आया। उस भाषण में 34 बार अंग्रेज शब्द आया। उस भाषण में 17 बार बंगाल का जिक्र आया। उस भाषण में 10 बार बंकिम चंद्र चटर्जी का जिक्र आया। उस भाषण में 7 बार जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र आया। उस भाषण में 6 बार महात्मा गांधी शब्द बोला गया। उस भाषण में 5 बार मुस्लिम लीग शब्द कहा गया। उस भाषण में 3 बार जिन्ना का भी प्रयोग किया गया और उस भाषण में 3 बार संविधान शब्द भी आया। उस भाषण में 2 बार मुसलमान भी आया। उस भाषण में 3 बार तुष्टीकरण भी आया। उस भाषण में 13 बार कांग्रेस भी आया। लेकिन एक बार भी जनसंघ शब्द नहीं आया। एक बार भी संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह नाम भी नहीं आया। और भाषण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे, जो खुद स्वयंसेवक रह चुके हैं, प्रचारक रह चुके हैं, संघ के साथ जुड़ाव अब भी है और इस देश के भीतर तिरंगा के अलावे भगवा भी वो लहराते हैं। और जिक्र हर भाषण के बाद वो वंदे शब्द का इस्तेमाल उसी तर्ज पर करते हैं जैसे कोई स्वयंसेवक भाषण दे रहा हो। 1 घंटे का भाषण था, इन शब्दों का इस्तेमाल था। हमें लगता है कि इस देश की सरकारों को, इस देश के सांसदों को, इस देश को चलाने वालों को कम से कम उस संविधान सभा की भाषा, उस संविधान सभा के भीतर तर्क, उसमें होने वाली बहस और उस बहस के बाद बने संविधान से पहले हर प्रांत के लोगों की मौजूदगी थी। वहां गुजरात से भी आकर लोग बैठे थे, बिहार से भी बैठे थे, तमिलनाडु के भी प्रतिनिधि थे, यानी हर प्रांत से लोग आए थे जो ये मानकर चल रहे थे कि इस देश का एक संविधान होगा। उस संविधान के आसरे सरकारें चलेंगी। उस सरकार के हिस्से में कौन सा काम है यह निर्धारित किया गया। इस पार्लियामेंट को कैसे चलना होगा यह भी बताया गया। लेकिन इस बात का ना तो जिक्र हुआ, ना किसी ने सोचा कभी कि इस देश के भीतर आजादी से पहले लिखी गई रचनाएं, इस देश में आजादी के बाद बड़े बनाए गए संविधान जिसको लागू किया गया 1950 में, और इस देश के भीतर हर संवैधानिक संस्थान भी राजनीति की मुट्ठी में कुछ इस तरीके से समा जाएंगे जहां पर पहली बार उस देश को चलाने के लिए जो संसद का काम है उसे लोग भूल जाएं। वो भूल जाएं कि दरअसल गवर्नेंस का मतलब होता क्या है। यही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी क्या मतलब है शायद इस पार्लियामेंट को नहीं पता है। इस पार्लियामेंट और सांसदों को यह भी नहीं पता है कि आखिर जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं उन बातों को लागू कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। वंदे मातरम 100 बरस, 150 बरस और आज 150 बरस पर चर्चा। कोई भी धागा आज खोला जाए उससे पहले हमें लगता है इस देश के सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष को भी उसमें थोड़ी देर के लिए शरीक कर लीजिए, क्योंकि सभी तो उस चर्चा में शामिल थे। वंदे मातरम आपने कई मौकों पर कई तरीके से सुना होगा, लेकिन उसका जो पूरा हिंदी अनुवाद कहें, भावानुवाद कहें, हमें लगता है आज पहले उसको आप सुन लीजिए और समझ लीजिए और तब कोशिश कीजिएगा क्या वाकई इस देश की सरकारें वंदे मातरम के एक शब्द पर भी टिकती है। और वंदे मातरम का उद्घोष संविधान सभा में भी इस चर्चा के साथ हुआ था कि दरअसल आने वाले वक्त में इस तरीके का भारत होगा। 1875 में यह लिखा गया।
1875 में लिखने के बाद एक उपन्यास आनंद मठ आया जो 1882 में छपा। उसमें इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस रचना को उसमें डाला गया और आनंद मठ एक कालजयी उपन्यास के तौर पर भारत के मानस पटल पर छा गया। तो जाहिर है वंदे मातरम भी लोगों के जहन में आया। सवाल आज का है, 14 अगस्त 1947 की संविधान सभा की बैठक में शुरुआती गीत यही था। 1950 में राष्ट्रीय गीत इसे ही बनाया गया। उससे पहले 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया भी था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इसके मतलब को समझ लीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि प्रधानमंत्री हो, पूरा बैठा हुआ विपक्ष हो, सत्ताधारी के मानस पटल पर छाया हुआ संघ हो, जनसंघ से बीजेपी तक की यात्रा हो, जो जहन में आता है याद कर लीजिए और सोचिएगा इस देश में क्या एक शब्द भी लागू किया गया। श्री अरविंद घोष योगी और दार्शनिक के तौर पर पहचान है उनकी, और उन्होंने जो हिंदी में इसका भावानुवाद लिखा है, हे मां तेरी धरती जल से भरपूर है, फल फूल से लदी हुई है, मलय पर्वत की ठंडी सुगंध से शीतल है, खेतों में लहलहाती फसल से आच्छादित है, तेरी रातें चांदनी से नहाकर पुलकित हो उठती है और वृक्ष खिले फूलों और पत्तों से सजे रहते हैं। तू मुस्कान बिखेरने वाली, मधुर वाणी बोलने वाली, सुख देने वाली है। तेरे करोड़ों पुत्रों के गले से उठी आवाज गगन में गूंजती है और करोड़ों भुजाओं में तलवारें और अस्त्र शस्त्र चमकते हैं। कौन कहता है कि तू निर्बल है मां, तू अपार शक्ति है, संकट से पार लगाने वाली है और शत्रुओं का नाश करने वाली है। तू ही ज्ञान है, धर्म है, हृदय है और तू ही जीवन का सार है, तू प्राण है, भुजाओं की शक्ति है और हृदय की भक्ति है। हम तुझे ही पूजते हैं हे मां, तू ही दसों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा है। कमल के आसन पर विराजमान मां लक्ष्मी है। तू मां सरस्वती है, हे निर्मल मां मैं तुझे प्रणाम करता हूं। यानी इस देश की ताकत, इस भूमि की ताकत, इस देश के भीतर समाये हुए प्राकृतिक परिस्थितियों से जो ऊर्जा मिलती है लोगों को वह भी, लेकिन ध्यान दीजिए सब कुछ इस दौर में खत्म कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। कैसे संभव है? ना आप शुद्ध पानी दे पा रहे हैं, ना वायु बच पा रही है, ना ही जमीन की उर्वरा आप दे पाने की स्थिति में है, ना ही किसानों को आप साथ खड़ा कर पा रहे हैं, और ना ही संघर्ष के आश्रय इस देश के भीतर से उठते हुए सवाल संसद के गलियारे में सिर्फ उन्हीं चर्चाओं में क्यों खो जाते हैं जो चर्चा राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक दायरे में इस देश की जनता को लाकर खड़ा करना चाहती है। यानी इस संसद के कोई सरोकार इस देश के साथ है ही नहीं। इस संसद में बैठे सांसदों को जनता चुनती जरूर है, अब तो उस पर भी कब्जा हो गया है। पता नहीं वोट गिने जाते हैं कि नहीं गिने जाते हैं, लेकिन सांसद के कोई सरोकार, उसके जिंदगी जीने के तौर तरीकों के कोई सरोकार इस देश में उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग जो वोट देते हैं उनके साथ भी टिक नहीं पाते हैं। हमारी टीम इस दौर में काम कर रही थी और उसने जानकारी दी, जिस वक्त इस देश का एक आम नागरिक हवाई यात्रा को लेकर परेशान था, उस देश में कितने चार्टर्ड प्लेन होंगे जो इस देश के पार्लियामेंट्रीज को, इस देश के नेताओं को, इस देश की सत्ता और सरकारों के लिए हमेशा 24/7 मौजूद रहते हैं। आप जानना चाहते हैं? अलग अलग हवाई अड्डों पर, जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई में मौजूद है, उसके बाद हैदराबाद और विशाखापट्टनम आता है आज की तारीख में, उसके बाद अलग अलग
राज्यों की राजधानियों में उसकी मौजूदगी होगी, लेकिन कुल 17,000 चार्टेड प्लेन भारत के भीतर मौजूद है। राजनीति को और क्या चाहिए? उड़ान भर सकता है तो उसके कोई सरोकार कैसे होंगे? आप यहां कह सकते हैं कि आपने आज हवाई जहाज का जिक्र क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इस देश में जो जेब में पूंजी रखे हुए लोग हैं वह तो समझ जाएं कि उन तक भी कोई सरोकार इस देश की सत्ता के नहीं है। तो वो सत्ता जब इस देश में वंदे मातरम पर भी चर्चा करेगी तो उस चर्चा के साथ वही राजनीति हिलोरे मारेगी जिस राजनीति के आश्रय उसको सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बन सके। इसीलिए कोई उसमें बंगाल के भीतर होने वाले चुनाव की राजनीति को खोजेगा, कोई उसके जरिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ेगा, कोई नेशनलिज्म जगाना चाहेगा, कोई इस देश के मूलभूत मुद्दों से इस देश को ही दरकिनार करने की कोशिश करेगा, कोई अतीत के नायकों को खारिज करेगा, कोई अतीत की उन परिस्थितियों में मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को ज्यादा बेहतर बताकर यह कहने से हिचकेगा नहीं कि असल रामराज्य तो अभी है। वो युद्ध के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जो हुआ उसमें वंदे मातरम कहते कहते कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, यह भी एक भारत की रगों में दौड़ने वाला ऐसा सच है जिसका जिक्र आज क्यों किया जाए, जबकि उसी पार्लियामेंट के भीतर नई इमारत जरूर बन गई, लेकिन उस पार्लियामेंट के भीतर आज भी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि दरअसल यह गीत की रचना तो इसलिए की गई थी कि जब आजादी मिल जाए तो उसके बाद भारत कैसा हो। और यह कहने वाला शख्स कोई दूसरा नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री है। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, तो उससे कहीं आगे था। कैसा है यह देश और कैसे बनेगा यह देश जिसकी चर्चा एक वक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सोची, समझी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उसका गायन किया। संविधान सभा के भीतर भी इसी गीत के आश्रय संविधान बनाने पर चर्चा शुरू हुई। और आजादी के बाद 2025 में खड़े होकर अगर हम इस बात का जिक्र करें, उस दौर के नायक आज के दौर में खलनायक हैं, तो शायद इससे ज्यादा विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। जब आपातकाल लगा उस वक्त संविधान हाशिए पर ढकेल दिया गया। 100 बरस हुए थे वंदे मातरम के, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। तो ऐसे में तो हर बरस इस देश के भीतर जिक्र हो सकता। अगर 100 बरस वंदे मातरम के हुए और इमरजेंसी लगी तो इसका दूसरा सच यह भी है, जब 109 बरस हुए तब इस देश के भीतर सिखों का नरसंहार हुआ था। जब 127 बरस हुए तो गुजरात में नरसंहार हुआ था। किस किस पत्थर को उठाकर उसके नीचे झांककर और वंदे मातरम को याद करते हुए मौजूदा देश की त्रासदी या उसके घाव में रिश्ते हुए उस खून और पस को देखकर आप शांति महसूस कर सकते हैं कि राजनीति की यही विधा है। जो पार्लियामेंट के भीतर हुआ वो तो अपनी जगह, और ये हर किसी ने मान लिया। क्या क्या ढकने की कोशिश, क्या क्या परिभाषित करने की सोच, और किस तरीके से सत्ता और विपक्ष के बीच एक मोटी लकीर, जिस धारा और जिस विचारधारा से बीजेपी निकल कर आई और मौजूदा वक्त में संघ के प्रचारक रहे और स्वयंसेवक प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने खुले तौर पर तंज भी कसा और कहा भी, यह दरअसल उस लकीर पर चलना नहीं चाहते हैं जो लकीर वंदे मातरम के जरिए खींची गई। प्रियंका गांधी इसी तर्ज पर निकल कर आई और बताने लगी, आप जिसे खलनायक कह रहे हैं वो नेहरू तो
इतने बरस सत्ता में रहे, जितने बरस आप सत्ता में रहे हैं उतने बरस वो जेल में रहे। वह भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनरत थे, संघर्ष कर रहे थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे। इस दौर की संसद, इस दौर के सांसद आपको लोगों से जुड़े हुए दिखाई नहीं देंगे। इस देश की आय गर्त में चलती चली गई और हम लोगों ने अक्सर जिक्र इस बात का किया है कि इस देश का कॉरपोरेट, उसका नेटवर्थ बढ़ते चला जाता है। इस देश की जीडीपी से ज्यादा बड़ी रफ्तार उसकी है। जो ग्रोथ है वो कॉरपोरेट का हो रहा है। लेकिन यह जिक्र आज करने की जरूरत है, इस देश के सांसदों का ग्रोथ क्या है। उनकी रफ्तार भी कॉरपोरेट से कम नहीं है। उनकी छिपाई हुई पूंजी, या फिर इस देश की तमाम एजेंसियां जो आरोप लगाती है पॉलिटिशियन पर और उसके जरिए जो आंकड़ा निकल कर आता है वो तो चौंकाता नहीं, बल्कि इस देश के भीतर ना जाने कितने गड्ढे खोद देता है कि देखिए सब कुछ ये कमा कर ले गए, यानी कोई जनता से कहीं कोई सरोकार है ही नहीं इनका, और इनकी कमाई किस लिए। बड़ी लंबी फहरिस्त है आरोपों की पॉलिटिशियंस को लेकर, जो मंत्री रह चुके हैं, जो इस देश को चला चुके हैं। इसीलिए तो कांग्रेस को सत्ता से हटना पड़ा। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों में वही परिस्थिति सिस्टम बन जाएगी, ये किसने सोचा था। उस दौर में करप्शन अंडर टेबल था, इस दौर में करप्शन सिस्टम का हिस्सा है। अब क्या कर लेंगे। उस दौर में जांच एजेंसियां प्रीमियर कहलाती थी, लेकिन माना जाता था कि सरकार की नजर उस पर है और वह सरकार पर आंच आने नहीं देगी। लेकिन यह किसको पता था कि सरकार बनी रहे, इसीलिए इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी काम करेगी। किसे पता था। किसे पता था कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र के चारों पिलर, जी मीडिया भी जोड़िए उसमें, वह खबरों को बेचने निकल जाएगी और बताएगी कि आज ये कार्यक्रम है, इतने करोड़ रुपए हम कमाएंगे इस तर्ज पर, और उसमें आने वाले लोग नेता ही होंगे। गजब की परिस्थिति है। लेकिन सब कुछ आंखों के सामने है। वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, वह मीडिया ही क्यों ना हो, हर स्तंभ अगर धराशायी है तो फिर वंदे मातरम। संसद के भीतर तो जिन्हें कहना था कह लिया। एक क्षण के लिए हमें लगता है बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कहती हैं, ममता बनर्जी, उसे भी सुन लीजिए, क्योंकि वंदे मातरम के जरिए हर की नजर चुनाव और बंगाल पर है। कभी नहीं लेट हिम डू इट, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है। लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया। ये भारत की स्वतंत्रता का मंत्र है, ये राष्ट्रवाद का मंत्र है। जिस वंदे मातरम को गाते हुए भारत के कई स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी फांसी झूल गए, लेकिन उफ तक नहीं कहा, ये वो महामंत्र है। एक बंगाल के मुख्यमंत्री, एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दोनों की बातें आपने सुन ली। लेकिन एक क्षण के लिए यह सोचिए और महसूस कीजिए, अगर भारत का मतलब इस देश का प्रधानमंत्री हो जाए, अगर वंदे मातरम की पहचान प्रधानमंत्री से ही जुड़ जाए, अगर प्रधानमंत्री ही इस देश की परिभाषा गढ़ते वक्त अतीत के दौर की परिस्थितियों को उठाकर यह कहना शुरू कर दे, तब अगर यह किया होता, तब अगर वो किया होता, तब अगर ऐसा होता, तो हमने आपको शुरू में ही बताया, 1 घंटे के भाषण में 121 बार वंदे मातरम कहा गया, 7 बार नेहरू कहा गया, 10 बार बंकिम चंद्र कहा गया, 34 बार अंग्रेज कहा गया, 17 बार बंगाल कहा गया। हमने एक एक चीज बताई शुरू में आपको। यहां इसलिए दोहराने की जरूरत पड़ गई क्योंकि यह भी कल्पना के परे है। पार्लियामेंट है, प्रधानमंत्री की एंट्री हो रही है, चर्चा वंदे मातरम पर होनी है। वंदे मातरम में लिखे शब्द इस देश के भीतर लोगों के साथ कैसे जुड़ जाएं और लोगों के भीतर
उन शब्दों की धिरकन कुछ ऐसी हो जाए कि यह देश बंकिम चंद्र जो सोच रहे थे उसी अनुसार इस देश को सामने लाकर रख दिया जाए। इससे ठीक उलट जो देश के हालात कमोवेश हर क्षेत्र में है, उस पर पर्दा ढकते हुए प्रधानमंत्री की मौजूदगी वंदे मातरम का गान पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए करने लग जाए, असंभव सी सोच है। वंदे मातरम का गान जब जब हुआ तब तब खामोशी के साथ लोग खड़े हो गए, मौन हो गए, सुनने लगे। वो चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गीत गाया हो, या फिर संविधान सभा के शुरुआत में जब वंदे मातरम बजा तब का जो दृश्य हो, लेकिन नया नजारा चले आ रहे हैं और वंदे मातरम नारे में तब्दील हो गया। मातरम 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 मातरम। विपक्ष मुगालते में है कि इस देश के भीतर जेंजी आ जाएगा। जेंजी इस मुगालते में है कि इस देश का विपक्ष राजनीतिक समाधान कर देगा। इस देश का एक आम वोटर भी इस मुगालते में है कि उसके वोटों के जरिए सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा। और इस देश की सत्ता भी मुगालते में है कि जब सब कुछ उसकी मुट्ठी में है तो फिर कौन हिम्मत करेगा? हिम्मत कोई नहीं करेगा। वंदे मातरम के गीत में लिखे हुए शब्द वही मायने रखते हैं, और जिस दिन यह शिराओं में दौड़ने लगेगा उस दिन शायद किसी को कोई मुगालता नहीं रहेगा। इसीलिए वंदे मातरम के बीच का पैरा बहुत साफ तौर पर कहता है, कौन कहता है कि तू निर्बल है मां, तू अपार शक्ति है, संकट से पार लगाने वाली है और शत्रुओं का नाश करने वाली है। तू ही ज्ञान है, धर्म है, हृदय में है, तू ही जीवन का सार है, तू प्राण है, भुजाओं की शक्ति है और हृदय की भक्ति है। हम तुझे ही पूछते हैं मां। जी, उस मां का मतलब पार्लियामेंट नहीं है, उस मां का मतलब सत्ता नहीं है, उस मां का मतलब चुने जाने वाला प्रतिनिधि भी नहीं है। उस मां का मतलब वही भारत है जिसके भीतर मौजूदा वक्त में लोगों की आय इस देश के आय के सामने कहीं टिकती ही नहीं है। दुनिया के भीतर सबसे कम जिन लोगों की आय है उस कतार में भारत के 82% लोग खड़े हैं। दुनिया के सबसे रईस लोगों की कतार में जो भारत के 50 लोग खड़े हैं, उनकी तुलना में भारत के ये 82% लोग जो संख्या के लिहाज से तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा हैं। इस परिस्थिति में भारत को देखना है, कॉरपोरेट सत्ता संविधान के भीतर झांकते हुए इस देश की मौजूदा परिस्थितियों को समझना है। जिस दिन समझ गए उस दिन वंदे मातरम का गान होगा और लोग खामोशी के साथ खड़े होकर सुनेंगे, और ये संसद में नहीं खुले चौराहों पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।